जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1527 में मुगल वंश की स्थापना की। यह मुगल वंश 1707 में औरंगजेब की मृत्यु तक बुलंदियों को छूता रहा। इसके बाद के मुगल बादशाहों के काल में साम्राज्य का विघटन हुआ और आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर का शासनकाल 1857 में खत्म हो गया। इन 300 सालों में न सिर्फ मुगल बादशाहों और शहजादों ने देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि इस कड़ी में मुगल हरम की महिलाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई। बाबर की नातिन दौलत बेगम से लेकर हुमायूं नामा लिखने वाली गुलबदन बानो बेगम, जो हुमायूं की बहन थी, अकबर की पालक मां महामंगा, अकबर की सौतेली मां चूचक बेगम, जहांगीर की रानी नूरजहां, शाहजहां की बेगम मुमताज महल, इन सभी ने मुगलों के सामाजिक और राजनीतिक जीवन के कई पहलुओं में अच्छी खासी भूमिका निभाई। औरंगजेब के काल में जहां आरा बेगम और रोशन आरा बेगम जैसी मुगल महिलाओं ने मुगल पॉलिटिक्स को लगभग पर्दे के पीछे से चलाया। औरंगजेब को बादशाह बनाने के पीछे भी हरम की पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल था, जो अक्सर नजरों से छूट जाता है। हरम की ये महिलाएं काफी ताकतवर मानी जाती थी। मुगल बादशाहों के बीच उनकी अच्छी खासी पकड़ भी मौजूद थी। आज मैं आपको बताऊंगा मुगल काल में हरम में मौजूद ताकतवर मुगल महिलाओं की कहानियां। कैसे हमीदा बानो नहीं होती तो जहांगीर राजा नहीं बनता, कैसे रोशन आरा और जहां आरा की लड़ाई का संबंध औरंगजेब और दारा शिकोह की लड़ाई से है, कैसे इन महिलाओं ने मुगलों के पावर डायनामिक्स को बदलने में अपनी भूमिका निभाई। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, आजकल यूपीआई का ज़माना है और ज़्यादातर पेमेंट हम यूपीआई से ही करते हैं। अब यूपीआई का पेमेंट तो बैंक अकाउंट से होता है, लेकिन एक ऐसा क्रेडिट कार्ड आ गया है जिससे आप यूपीआई पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। क्रेडिट कार्ड से भी आप यूपीआई का पेमेंट कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड में हर यूपीआई पेमेंट पर 5% का कैशबैक भी है। तो ये कार्ड है कीवी क्रेडिट कार्ड, और आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे पा सकते हैं। मुगल काल के बारे में आमतौर पर मुगल बादशाहों की बात होती है। बाबर, हुमायूं, अकबर से लेकर औरंगजेब के बारे में ना जाने क्या क्या बताया जाता है, लेकिन इसी टाइम पीरियड में शाही मुगल महिलाओं के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी एक्टिविटीज़, उनकी अचीवमेंट्स और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं होती हैं। जबकि अगर देखा जाए तो इन शाही महिलाओं का मुगल बादशाहों पर बहुत गहरा असर था। ये महिलाएं सिर्फ हरम तक सीमित नहीं रहती थी, बल्कि दरबार की पॉलिटिक्स में भी इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन होता था। एग्जाम्पल के लिए, अकबर अपने बेटे जहांगीर से बेहद परेशान थे। जहांगीर ने कई बार अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। अकबर के सबसे खास सिपह सलार और अकबरनामा लिखने वाले अबुल फजल की हत्या में जहांगीर का सीधा हाथ था। इसलिए अकबर ने शहजादे खुर्रम को अपना वारिस बनाने की सोची। शहजादा खुर्रम खुद जहांगीर का बेटा और अकबर का पोता था, लेकिन अकबर की माँ और हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो ने दोनों के बीच में सुलह कराई। अकबर और जहांगीर के बीच की दूरियां मिटाने का काम हमीदा बानो ने ही किया, जिसकी बदौलत जहांगीर 1605 में अकबर की मौत के बाद बादशाह बन पाया। आज हरम शब्द सुनते ही बहुत से लोगों के दिमाग में एक ऐसी इमेज आती है जहां हजारों औरतों को रखा गया जो मुगलों के लिए सब्जेक्ट थी, या फिर वो जगह जहां मुगल बस भोग विलास के लिए जाया करते थे, यानी जहां महिलाओं की रिस्पेक्ट नहीं थी। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है। हरम में रहने वाली शाही महिलाओं में बादशाहों की बहनों, पत्नियों के साथ साथ दूसरे राज्यों से आने वाले मेहमानों की पत्नियां, शरण मांगने वाली महिलाएं भी होती थी। इसके साथ ही यहाँ पर बादशाह के खास कमांडरों की विधवाएं भी रहती थी। गार्ड के रूप में काम करने वाली महिला सैनिक, गैर शादीशुदा रिश्तेदार, सम्मानित दादी, चाची और इस तरह के रिश्तेदार, राजपूत राजकुमारियां और बच्चे भी यहाँ रहते थे। इन सब की अपनी सैलरी होती थी और इनका अपना दर्जा भी होता था। मुगल काल में सबसे ऊंचे पद वाली महिलाओं जैसे कि नूरजहां, रोशन आरा और जहां आरा सिर्फ दरबार की सजावटी औरतें नहीं थी, बल्कि एक एजुकेटेड, पॉलिटिकल माइंडेड बिजनेस वूमन भी हुआ करती थी। जहांगीर के काल में अगर देखा जाए तो नूरजहां का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। जहांगीर ने नूरजहां को सरकारी कामकाज के अधिकार दिए थे, जिन्हें नूरजहां ने बखूबी निभाया भी। उनके हुनर का असर ऐसा था कि धीरे धीरे वो पर्दे के पीछे से मुगलिया शासन चलाने लगी थी। उनकी देखरेख में मुगल शासन खूब फला फूला भी। प्रशासनिक कामकाज, महिलाओं के मामले, घरेलू और विदेशी व्यापार, व्यापारियों से टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था पर उनकी दमदार पकड़ बनती गई। उनके फैसलों ने आगरा को कारोबार का गढ़ बना दिया था। ठीक ऐसे ही शाहजहां की बेटी जहां आरा को अपने पिता की तरह ही बिल्डिंग्स का शौक था।
इन्होंने ही चांदनी चौक को डिजाइन करने का काम किया था, जो आज भी दिल्ली की शान है। ऐसे ही जहांगीर के बाद बादशाह बनने वाले शाहजहां के 14 बच्चे थे, इसमें से 7 की मौत हो गई थी। जहांआरा शाहजहां की बेटी होने के साथ ही औरंगजेब की बहन भी थी। वहीं 7 भाइयों को खोने के बाद औरंगजेब के 3 भाई बचे थे और 3 बहनें थी, जिसमें कि जहांआरा भी थी। सत्ता हासिल करने के लिए औरंगजेब को बस अपने भाइयों को खत्म करना था। आगे चलकर उसने यही किया भी। अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह का उसने सिर कलम कराया, दूसरे भाई शाह शुजा को बर्मा की सीमा पर गायब करा दिया और छोटे भाई मुराद बख्श को चुपचाप जेल में डाल दिया। कुछ इस तरह से औरंगजेब ने अपने भाइयों का हश्र किया। लेकिन इसी जगह पर उसकी बहनों के साथ उसका रिश्ता बहुत कॉम्प्लेक्स था। औरंगजेब की बहनों ने कभी शादी नहीं की, बल्कि हमेशा ही राजधानी में रही। उसकी बहनों की शादी ना होने के पीछे मुगलिया सल्तनत ही जिम्मेदार थी। असल में परंपरा यह थी कि मुगल शहजादियों की शादी उन राजाओं से होती थी जो या तो मुगलों के बराबर होते थे या फिर उनसे ऊपर होते थे। लेकिन 17वीं शताब्दी के आखिर तक भी मुगल साम्राज्य में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बड़े हिस्से शामिल थे। ये पूरा एरिया 30 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा था। मुगलों से बड़ी सत्ता की बात तो जाने दीजिए, उनकी बराबरी करने वाला भी कोई नहीं था। इसलिए ये सभी शहजादियां कुंवारी ही रहीं। हालांकि उनके अफेयर्स के बारे में यूरोपियन ट्रैवलर्स ने खूब लिखा है। खैर, 1631 में मुमताज महल की जब मृत्यु हुई तो वो गौहर आरा को जन्म दे रही थी। मुमताज की मौत के बाद शाहजहां सदमे में चले गए। ऐसे वक्त में नवजात गौहर आरा को पालने का जिम्मा उठाया उसकी बड़ी बहन जहांआरा ने। जहांआरा इस वक्त सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन उन्होंने शाहजहां की बहुत देखभाल की और छोटे भाई बहनों की मदर गार्डियन बन गई। वो अपने भाई बहनों के इतने करीब हो गई कि औरंगजेब भी उसे अपने दिल की बात बताता था। इस तरह जहांआरा परिवार की एक सहनशील, मिलनसार और माँ जैसी शख्सियत बन गई थी, जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव था। उधर जब शाहजहां सदमे से वापस आए तो उन्होंने अपनी बेटी से खुश होकर जहांआरा को पातशाह बेगम बना दिया। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि साम्राज्य का ये दूसरा सबसे पावरफुल पद होता था जो अब जहांआरा के पास था। उसे आदेश देने की आज़ादी मिल गई थी। यही नहीं, वो सम्राट को सिफारिशें कर सकती थी और उसकी गैर हाजिरी में जिम्मेदारियां भी संभाल सकती थी। फिर शाहजहां ने मुमताज की आधी से ज़्यादा संपत्ति जहांआरा को दे दी और बाकी को भाई बहनों में बांट दिया। जहांआरा अच्छी बिजनेस वूमन भी साबित हुई। उसका अपना एक जहाज था जिसके दम पर सूरत में उन्होंने खूब मुनाफा कमाया। इन कमाए हुए पैसों से उन्होंने अकाल राहत, तीर्थ यात्रा और दान का समर्थन किया, मस्जिदों को प्रायोजित किया और चांदनी चौक के विकास की देखरेख भी की। जहांआरा ने इसके साथ ही कई किताबें भी लिखी, जिनमें सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक सम्मानित जीवनी भी शामिल है। अब जहांआरा ये सब कर तो रही थी, लेकिन उसकी इस पॉपुलैरिटी से उसकी अपनी ही एक बहन जल रही थी। इस बहन का नाम था रोशनारा। रोशनारा जहांआरा के बिल्कुल ऑपोजिट थी। उसे मौज मस्ती और ये सब पसंद था, ना कि वो गंभीर थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसे जहांआरा की छाया में रहना पड़ रहा था। हालांकि वो जहांआरा से कम नहीं थी, उसका भी अच्छा खासा बिजनेस चलता था, लेकिन उसे अपनी बहन की तरक्की से जलन होती थी। फिर इन सब में उसे एक सपोर्टर मिल गया। ये वो शख्स था जिसके अंदर भी नफरत भरी हुई थी। उस शख्स को अपने भाई से नफरत थी, जिसे शाहजहां ने सबसे ज्यादा प्यार दिया था। इस शख्स का नाम कुछ और नहीं बल्कि औरंगजेब था। औरंगजेब को दारा शिकोह से नफरत थी, तो वहीं रोशनारा को नफरत थी जहांआरा से। अब जहांआरा के बारे में माना जाता है कि शाहजहां के फैसले के सम्मान के तहत वो दारा का ही समर्थन करती थी। इसीलिए औरंगजेब को जहांआरा के खिलाफ करने में रोशनारा को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। वही ये भी क्लियर था कि शाहजहां दारा को अपना फेवरेट मानते थे, औरंगजेब को नहीं मानते थे। दारा औरंगजेब से बहुत अलग भी था। उसे कविताओं से प्यार था और वो सूफीवाद और दूसरे धार्मिक दर्शनों में भी इंटरेस्ट लेता था। उसके पास औरंगजेब की तरह मिलिट्री कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो शाहजहां का फेवरेट था। एक वक्त पर दारा ने शाहजहां के साथ मिलकर औरंगजेब को रास्ते से हटाने की भी सोची, लेकिन इसी टाइम पर रोशनारा को इस साजिश की भनक लग गई। रोशनारा ने इसका फायदा उठाया और अपने करीबी औरंगजेब को आगाह कर लिया और इस तरह से औरंगजेब की जान बच गई। यही नहीं, औरंगजेब को मुस्लिम धर्मगुरुओं के करीब लाने में और दारा शिकोह के खिलाफ भड़काने में रोशनारा का बहुत बड़ा हाथ था। 1657 में शाहजहां के जीवित रहते हुए ही दोनों भाइयों ने राजगद्दी के लिए लड़ाई शुरू कर दी। जहांआरा, जो कि दारा की करीबी थी, उसने फिर भी इस युद्ध को रोकने की कोशिश की। उसने मुराद बख्श और शाह शुजा से लड़ाई बंद करने की अपील की, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाई। बाद में उसने खत लिखकर औरंगजेब को भी ना लड़ने की सलाह दी, लेकिन कुछ काम नहीं बना। औरंगजेब पूरे साम्राज्य से कम पर समझौता करने ही नहीं वाला था।
फिर इसके बाद हुई लड़ाइयों में औरंगजेब ने दारा को पकड़ दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब को दारा की हत्या के लिए रोशनारा ने ही उकसाया था। इसके बाद शाहजहां को आगरा में नजरबंद कर दिया गया। वहीं जहांआरा ने यहां पर भी अपने पिता की जिम्मेदारी को संभाला। उनके साथ वो आगरा के किले में खुद ही नजरबंद हो गई। औरंगजेब ने जहांआरा को पातशाह बेगम के पद से हटा दिया और उनकी जगह पर अपनी बहन रोशनारा को नियुक्त किया। फाइनली रोशनारा को वो मिल गया था जो वो सालों से चाहती थी। जहांआरा की छाया से वो बाहर आना चाहती थी। अब रोशनारा आज़ाद भले ही हो गई थी, लेकिन उसमें जहांआरा जैसी समझदारी नहीं थी, वो गंभीरता नहीं थी जो पातशाह बेगम के लिए चाहिए थी। उसने अपने खजाने को भरने के लिए करप्शन करना शुरू कर दिया। शाही हरम की महिलाओं की मुखिया थी तो उसने महिलाओं पर अत्याचार किए। उसके कई प्रेम संबंध चर्चा में रहते थे। ये बात औरंगजेब को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसलिए 1666 में शाहजहां की जब मृत्यु हुई और जहांआरा का मिशन जब समाप्त हो गया तो उसके 1 साल बाद औरंगजेब ने 1667 में रोशनारा को पातशाह बेगम के पद से हटाया और लाल किले से बाहर निकाल दिया। उसकी जगह पर उन्होंने जहांआरा को फिर से पातशाह बेगम के रूप में नियुक्त किया। ये एक तरह से ये एक्सेप्ट करने का तरीका था कि उसने जहांआरा को गलत तरीके से आंका था। वहीं इसके बाद रोशनारा बाग में रहने लगी। 1671 में कुल 54 साल की उम्र में उनकी मृत्यु भी हो गई। 1681 में जहांआरा की भी मृत्यु हो गई। अब आखिर में बात करते हैं गौहर आरा के बारे में, जो औरंगजेब की सबसे छोटी बहन थी। तो गौहर आरा ने जहांआरा के नक्शे कदम पर चलते हुए परिवार की एकता के लिए काम किया और उनकी भी इस साम्राज्य में अच्छी खासी पहुंच थी। 1673 में उसने राजकुमार सिपिहर शिकोह, जो कि दारा शिकोह के बेटे थे, और राजकुमारी जुबदत उत निसा, यानी जो औरंगजेब की बेटी थी, उन दोनों की शादी कराने में अपनी भूमिका निभाई। गौहर ने दारा की पोती सलीमा बानू को गोद लिया और उसको पाला पोसा, और वहीं औरंगजेब के चौथे बेटे मोहम्मद अकबर के साथ उसकी शादी भी कराई। हालांकि औरंगजेब का गौहर के साथ बाकी 2 बहनों जितना अच्छा रिश्ता नहीं था या गहरा रिश्ता नहीं था। फिर भी जब 1706 में गौहर की मृत्यु हुई तो औरंगजेब बहुत दुखी हुआ था। उसके जीवन पर जहांआरा जितना असर तो नहीं था, लेकिन गौहर आरा का उतना प्रभाव जरूर था जिससे वो दुखी हुआ। तो दोस्तों, इस तरह से आपको समझ आ गया होगा कि मुगलिया राजनीति में बादशाहों की साख में बहुत बड़ा रोल महिलाओं का भी था। ये कभी बादशाहों की पत्नियां होती थी तो कभी उनकी बहन। इसलिए मुगल राजनीति में महिलाओं के रोल को समझे बिना मुगलिया सल्तनत की जानकारी अधूरी है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।